हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर ग्रेविटेशन के लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी हम ग्रेविटेशन जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो कई 3 लेक्चर अब तक हो चुके हैं। हम 4th लेक्चर की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने केपलर्स लॉ पढ़े थे। केपलर्स लॉज में जो फर्स्ट लॉ था वो बता रहा था कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। इसके लिए फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। उसके दो फोकई होते हैं, C1 C2, और अर्थ अगर यहाँ है तो सन को किसी भी एक फोकाई पर ले सकते हैं, हेयर और हेयर, लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा हमने सेकंड लॉ पढ़ा था केपलर्स का, और दिस सेकंड लॉ वाज टेलिंग अस अबाउट द एरिया, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, अब सपोज अर्थ है यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में यानी टी टाइम में सपोज इतना एरिया स्वीप करता है, तो किसी भी दूसरे पॉइंट से दूसरे तीसरे पॉइंट तक जाने के लिए भी, बी से सी तक जाने के लिए भी वो सेम एरिया ही स्वीप करेगा, यानी दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। हेंस दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एरिया। Similarly, third law, Kepler's third law was telling us about the square of the time period. Square of the period of revolution means t square is directly proportional to the radius of the orbit, that is r cube. यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको ठीक से नहीं बताई मेरे ख्याल से, ये दो अगर सेंटर्स हैं C1 एंड C2, तो सपोज इस पॉइंट से अगर अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर ये R1 है और दूसरी रेडियस R2 है, तो दिस मीन रेडियस एक्चुअली इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2, ऐसे निकाला जाता है ये R। हालांकि न्यूटन साहब ने बाद में इसको ऐसा माना कि जो अर्थ है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, सन यहाँ पे है और अर्थ यहाँ पे है, तो डायरेक्ट एक ही रेडियस आ गई। लेकिन अगर अपन इलेक्ट्रिकल पाथ में चलेंगे, इलेप्टिकल पाथ में बात करेंगे, तो द रेडियस यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, दैट विल बी इक्वल टू मीन ऑफ द टू रेडियसेस ऑफ टू सेंटर्स। अपन ऐसा ले सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी स्क्वायर मतलब द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टी मीन्स व्हाट, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, कि जितने टाइम में कोई भी प्लेनेट अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, दैट कंप्लीट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन रेडियस बिटवीन टू। और मैंने आपको ये भी बताया था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यू, हेंस टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू वॉज इक्वल टू के। ये एक रिलेशन हमको थर्ड लॉ से मिला था, राइट। तो ये केपलर साहब ने बताए हुए तीनों लॉ थे अबाउट द प्लैनेटरी मोशन, और इसके बाद में हमने न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ा था, तो वो मैं आपको एक बार और समराइज कर देता हूँ। न्यूटन साहब ने क्या बताया इसी को, इट वॉज अबाउट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ क्या बता रहा था कि अगर हमने कोई दो ऑब्जेक्ट लिए, M1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है M2,
और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है d, then gravitational force will be directly proportional to m1 into m2 product of two, and also gravitational force will be inversely proportional to square of the distance between these two. It was equation number 2. By equation 1 and 2 we have F is directly proportional to m1 m2 upon d square. और अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो आपको पता है हम एक इक्वल टू साइन लगा देंगे और एक कांस्टेंट उसके अंदर ऐड कर देंगे। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगा देते हैं, m1 into m2 upon d square. So it was the law of Mr. Newton about the gravitation. It is called universal because it is accepted universally. पूरे यूनिवर्स में this law will work. पूरे यूनिवर्स में ये लॉ की वैलिडिटी है, hence it is called as universal law of gravitation. एक साइंटिस्ट थे जिनके बारे में मैंने कल बताया था, उन्होंने इसकी वैल्यू भी बताई। जी की वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आया वो आपको समझ में आएगा इससे। अगर देखें तो देखो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर लेंगे तो इसको F को डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जी m1 m2, तो फिर जी क्या आ गया F डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो यहाँ से इसकी यूनिट निकल जाएगी, F मतलब न्यूटन, डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस है ये, सो स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, मास दोनों का केजी और केजी में लेंगे तो केजी स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ जी इन दिस वे। सीबीएसई के खास तौर पे एग्जाम में या फिर 9th के किसी भी बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर ये भी पूछा जाता है व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ, राइट। तो इन सब के भी आंसर हमने कर देना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई दिस लॉ इज सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल। इसका आंसर अगर अपन देखें तो हम समझ सकते हैं, बिकॉज दिस लॉ इज फाइंड ट्रू or find valid for whole of the universe, hence it is called as universal law. This law is found true oblique valid for whole of the universe, hence it is called as universal law. दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसी में वो ये, what is the importance of this universal law of gravitation? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसके बारे में भी हम आंसर ऐसा बता सकते हैं। कुछ इसके इम्पोर्टेंस है जिनकी वजह से इसकी यानी इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं, कुछ रीजंस है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। दिस लॉ इज इम्पोर्टेंट। रीजंस क्या क्या है वो इधर लिख देंगे।
नंबर वन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये लॉ है, या इस लॉ की वजह से हम कोई से भी दो ऑब्जेक्ट, इवन प्लैनेट्स के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन any two objects oblique planets। नंबर टू, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ इसी फोर्स की वजह से रिवॉल्व करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। तो लॉ हो ना हो, लेकिन अर्थ तो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, तो इसकी वजह से, इस लॉ की वजह से रिवॉल्व करती है ऐसा नहीं है, बल्कि रिवॉल्व करती है इसलिए ये लॉ बना है। लेकिन इस लॉ की वजह से हमको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई व्हाई अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, व्हाई मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल गए, राइट। तो कह सकते हैं ड्यू टू दिस लॉ वी केम टू नो द रीजन ड्यू टू विच अर्थ revolves around the sun and moon revolves around the earth। ये सब रीजन हमें पता चल गए क्यों कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई प्लेनेट किसी दूसरे स्टार के सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, क्यों सैटेलाइट किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इन सब का रीजन अब इजीली पता, दिमाग में दर्द तो नहीं है ना एटलीस्ट, नहीं तो कई बार हम यही सोचते रहते हैं ऐसा क्यों होता है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्स में घटनाएं घटती रहती हैं जिसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं, उनका आंसर हमें नहीं मिलता, लेकिन इस लॉ ने हमको इन सब का आंसर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है इसमें, देखते हैं। अब मैं ये तो हटा देता हूं यहाँ से। थर्ड थर्ड पॉइंट वो क्या है इंपॉर्टेंट। देखो हमारे अर्थ पे रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होता है, कुछ ना कुछ हमारे अर्थ पे गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो गिरता है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स या मॉलिक्यूल्स के ऊपर, इसीलिए वो हमारे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो रेनफॉल ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, स्नोफॉल ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और रेनफॉल स्नोफॉल ये सब चीजें हैं, इसीलिए वाटर मिल पा रहा है अर्थ पे, और हम आराम से अपना लाइफ यहाँ पे गुजार सकते हैं, राइट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है। रेनफॉल कॉमा स्नोफॉल आर पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं तो नहीं हो पाता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, हो ही नहीं पाता, लाइफ सस्टेन नहीं कर पाते हम। नंबर 5, हमारे चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है, आपको पता है, और एटमॉस्फेयर है तभी तो हम एयर में इजीली अपने को रेस्पायर कर सकते, हम जिंदा रह सकते, सांस ले सकते। तो वो एटमॉस्फेयर, देखिए एयर ही तो है, वो निकल के दूर क्यों नहीं जाता अर्थ से, बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है ना, उसको अपने चारों तरफ बांध के रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। लाइफ हमारी इसी वजह से है, राइट। तो लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो बाउंडेड अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। हमारी लाइफ सस्टेन
हो पाती है। हेंस वी कैन सस्टेन आवर लाइफ। हालांकि ऊपर वाले में भी यही है। नंबर 5, आपने कभी सुना होगा मुंबई में टाइड्स आए, और आते हैं हर पूर्णिमा के दिन, खास तौर पे आते हैं। क्यों? क्योंकि मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल काम करता है, उसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो सीमा हाई हो जाता है, टाइड्स आते हैं। टाइड्स आर द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन अर्थ एंड मून। और इस तरीके से ही हम दूसरे और भी कोई अगर एक आधा पॉइंट हो तो आप अपन ले सकते हैं। हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर पाते हैं, और वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करवा पाते हैं ड्यू टू द पुल। नहीं तो फिर ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता तो सैटेलाइट निकल के जाते जो कभी वापस नहीं आते और हमारे हिसाब से काम नहीं कर पाते। द लॉन्चिंग ऑफ satellites and also keeping control on satellites is possible due to gravitational pull, due to gravitational force। जहां भी मैंने पुल लिखा है वो मतलब क्या है? फोर्स से ही है। पुल मतलब क्या? पुल होगा कब? जब फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशनल पुल कहिए या ग्रेविटेशनल फोर्स कहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हैं। आप अपने मन से भी कुछ इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। हम ये भी कह सकते हैं हम अर्थ पे इसीलिए वॉक कर पाते हैं क्योंकि अर्थ ने हमको ग्रेविटेशनल पुल से बांध के रखा है। नहीं तो हम थोड़ा सा जंप मारते, ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता, सीधा कहीं तो भी निकल जाते, वापस कभी अर्थ पे नहीं आ पाते। याद रखिए, हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ के ऊपर इजीली वॉक कर रहे हैं, रह रहे हैं, कहीं जाते नहीं, इजीली अवेलेबल हैं, जिंदा है। राइट? तो ये सब इसकी इंपॉर्टेंस है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें से 2-4 पॉइंट आपको याद रह गए तो आप उसको लिख दीजिएगा। राइट? चलो मैं इसको रब करता हूँ, फिर अगला पॉइंट लेंगे। ये सब आप नोट करते रहिए। अब कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे पहले हम। हमने कल भी एक आधा क्वेश्चन किए थे, अब आज और कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन। इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स is 1 Newton, if the distance between them is increased by 2 times, is made twice, ऐसा कर देंगे, is made twice, then what will be the force?
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर हमेशा आपको ग्रेविटेशन का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं ये, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट बना लो बस पहले तो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये m1 ये m2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज d। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से। इन्होंने क्या कहा, जो फोर्स है वो अगर 1 न्यूटन है, मतलब ये फोर्स कितना दिया हुआ है 1 न्यूटन, 1 इज दिस जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब करना क्या है, दूसरी बात, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड ट्वाइस, यानी अब डी डैश इक्वल टू 2d, हमने डबल कर दी, नई डिस्टेंस क्या हो गई d डैश, 2d कर दो, तो फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो फिर देखेंगे। देन एफ डैश, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, सपोज नया फोर्स एफ डैश हो जाता है तो एफ डैश इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी डैश का स्क्वायर, सो एफ डैश इज इक्वल टू जी m1 m2 और d डैश क्या दिया है 2d, 2d का स्क्वायर, तो एफ डैश क्या होगा, हेंस एफ डैश इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर। अब जो पहले का फॉर्मूला था ये, इसमें बस 4 एक्स्ट्रा आ गए, उसको बाहर निकाल लो, हेंस एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, देखो यहाँ पे 1 दी हुई है, ये इक्वेशन 1 मान लो, है ना, ये जो वैल्यू है ये हमको 1 दी हुई है यहाँ, हेंस एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1, इसकी जगह 1 लिख दिया, हेंस एफ डैश इक्वल टू 1/4 न्यूटन। यानी नया फोर्स, अगर हमने डिस्टेंस दोनों के बीच का डबल कर दी तो नया फोर्स 1/4 हो जाएगा, पहले 1 आ रहा था लेकिन अब 1/4 हो जाएगा न्यू फोर्स। दिस इज द आंसर, राइट, नोट कर लीजिए। इसी में का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अभी हम। 2 करने के लिए इसमें से कुछ लेस कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है अभी देखो क्या बन गया, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 1 न्यूटन, इफ both masses are doubled and also distance between them is doubled, then find the new force। तो ये नोट करने के बाद में ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए। नोट कर लिया होगा, ये मैं रब कर देता हूँ और आप ये क्वेश्चन करिए जब तक। करते हैं, मान लो दो ऑब्जेक्ट m1 m2 है और उनके बीच का डिस्टेंस d है, तो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर,
और ये दिया हुआ है हमें 1 न्यूटन, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था ना, सेम। सो 1 इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। अब कंडीशन क्या दी है उसके हिसाब से काम करते हैं। नाउ अब मास डबल किए गए हैं, तो देखो m1 डैश क्या हो गया 2m1, m2 डैश क्या हो गया 2m2, और d डैश क्या हो गया 2d। है ना, नई वैल्यू आ गई ना। क्या लिखा है, इफ बोथ मासेज आर डबल्ड, तो 2m1 2m2 हो गए मासेज, m डैश m1 डैश m2 डैश। और इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल्ड, नीड डिस्टेंस 2d, तो फोर्स क्या होगा f डैश इज इक्वल टू g m1 डैश इंटू m2 डैश अपॉन d डैश का स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख दो, f डैश तो हमें निकालना ही है, g वही रहेगा 2m1 इंटू 2m2 अपॉन 2d का स्क्वायर। सो f डैश इज इक्वल टू g 2 2 जा 4 m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, सो f डैश इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। और इसकी वैल्यू आपको पता ही है क्या है, इक्वेशन 1 से 1 ही है, तो f डैश इज आल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन। मतलब क्या हुआ, अगर अपन मासेस को भी डबल कर दें और उनके बीच के डिस्टेंस को भी डबल कर दें, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल रिमेन द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल रिमेन द सेम, विल रिमेन द सेम। सबको डबल कर दिया ना, इसके लिए सेम। तो ऐसे को आप नए क्वेश्चंस को और भी कर सकते हो, जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें जो बदल करना है और नए तरीके से लिखने का, उसको पुट करने का, और पुरानी वैल्यू में क्या एक्स्ट्रा आ गया उसको बाजू करके नए फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे अब। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो आपने किया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम ए प्लेनेट इज 4 टाइम्स इन कंपैरिजन टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। इन हाउ मेनी इयर्स दैट प्लेनेट will complete the revolution around the sun? The particle of mass m1, कैसा लिखते हैं, टू पार्टिकल्स, टू बॉडीज ऑफ मास, ओके, टू बॉडीज ऑफ मास, masses 100 kg and 10,000 kg, 100 kg and 10,000 kg are at a distance 1 meter apart, are kept at a distance of 1 meter apart, at a distance of 1 meter from each other. Then at which point of the line
then at which point in between two objects which point in between two objects a third object will feel zero gravitational force. करिए, सोचिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आप करिए। मैं जब तक ये बोर्ड रब करता हूं। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं अपन। ये एक ऑब्जेक्ट है और एक बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये 10,000 kg का है और ये 100 kg का, और दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे गए हैं। यही तो दिया हुआ है, 100 kg, 10,000 kg, 1 मीटर। अब किस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, सपोज यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया इस पॉइंट पर जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है। कैसे जीरो हो सकता है, देखो इस बॉडी पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स बाय 100 kg, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो किधर, इसके द्वारा, फोर्स बाय 10,000 kg, राइट। तो कोई तो भी ऐसा पॉइंट होगा इनके बीच में दोनों का फोर्स इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। तो सपोज हमने इस पॉइंट P पर ऑब्जेक्ट को रखा जहाँ पे फोर्स जीरो है, तो इसके और इसके बीच में फोर्स निकाल लेंगे और इसके बीच में फोर्स निकाल लेंगे। सपोज इसका मास m है और ये मास m जो है ना वो 100 मीटर से 100 kg से x मीटर रखा है, तो इससे कितना दूर हो गया वो 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, सपोज a third object of mass m is kept at a distance of x meter from 100 kg। 100 kg से x मीटर दूर रखा है, hence gravitational force by 100 kg will be equal to gravitational force by 10,000 kg, राइट। तो दोनों के अलग अलग निकाल लेंगे। तो इसके द्वारा क्या होगा, देखो अब इसने की बात करें तो g m1 इंटू एम अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये तो हुआ। देखो इन दोनों की जो निकालना है फोर्स, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो g है ही, m1 m2, m1 100 kg, m2 का m है सिर्फ, अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू g। अब इसके द्वारा लगा हुआ 10,000 जो फोर्स लगाएगा वो हम लगा रहे हैं, g 10,000 मल्टीप्लाइड बाई m अपॉन 10,000, दूसरा ऑब्जेक्ट m और बीच में डिस्टेंस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। g से g कैंसिल कर दो,
m से m कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, क्या बच गया सिर्फ 1/x² इक्वल टू 100/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों का अंडर रूट ले लें, अगर अंडर रूट ले लें तो दोनों तरफ, तो ये आ गया 1/x और ये आ गया 100 का क्या होता है 10/1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 10x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इधर आ जाएगा, तो 11x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/11 मीटर। तो 1/11 मीटर पर इसको अगर हम रखेंगे फ्रॉम 100 मीटर, सॉरी 100 kg, then the gravitational force on that mass will be 0. समझ में आ गया कि आपको ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं ग्रेविटेशनल में से, उसमें से वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन इज दिस, और आपको हमेशा इस बात को याद रखना है। कैसे किया आपको समझ में आ रहा होगा, आई एम श्योर। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस दिया है, रखे हुए हैं दोनों, इनके बीच में कौन सा भी पॉइंट, कोई एक मास हम रखना है, एक और थर्ड ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो। तो हम कहाँ भी रख देंगे, उसका एक मास से डिस्टेंस कुछ तो भी सपोज कर लेंगे, दूसरे मास से जितना डिस्टेंस दिया हुआ है उसमें से माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें 1 मीटर दिया था इसलिए मैंने 1 माइनस एक्स लिया है, और फिर हम दोनों का इसका फोर्स इक्वल टू इसका फोर्स निकाल दिया, G m1m2/r²d², इसका दूसरे का G m1m2 जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, बाकी जो कुछ हो सकता है वो मैथमेटिक्स है, बाकी तो बाद में एक्स निकालना है, निकाल दीजिए। राइट, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सभी करने हैं, और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे भी। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूँ यहाँ पे, जब तक आप नोट करो ये। कैलकुलेट द फोर्स, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स इन फैक्ट, between two protons which are placed at a distance of 10⁻⁻15 meter from each other. The mass of the proton is 1.67 into 10⁻⁻27 kg। तो ये आपने सॉल्व करके दिखाना है, और इसको सॉल्व करके आपने मुझे व्हाट्सएप पे, इसको सॉल्व करने के बाद आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजिए आपका इसका आंसर क्या आया, देन यू विल सी। आज के लिए इतना ही काफी है, तैयारी रखिए आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।